नमस्कार फ्रेंड्स। कार्बन एमिशंस, कार्बन ट्रेडिंग, ये सारे फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स होते हैं जब हम भी कोई अखबार या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पर क्यूरियसली आप ये जानकर थोड़े हैरान हो जाएंगे कि रिसेंटली कंक्लूडेड कॉप 28 जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ, वहाँ के जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो भर के आया उसमें ये सारे टर्म्स कंप्लीटली मिसिंग थे। However, that should not take away the importance of the matter of what carbon markets stand for. In this presentation, we will understand what exactly are carbon markets and then bring it down to India. इंडिया में कार्बन मार्केट्स का क्या स्कोप है, क्या एक्सपेंस है और फ्यूचर क्या होना चाहिए। नमस्कार and welcome. My name is Bhuvan Apurv Jha for Study IQ IAS. And before I begin to explain to you what exactly is carbon markets and how exactly do they function, first, for those of you who are preparing and appearing for this year's examination, Civil Services examination in May, here's a small announcement for you. If you haven't prepared and changed your track towards prelims, अगर अभी तक आपने अपने आप को prelims के लिए reorient नहीं किया है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा उस reorientation के लिए. And thus to help you go ahead and maximize your score and your potential, Study IQ IAS has come up with the SIP Plus Success in Prelims Plus program. इसके अंतर्गत आपको डेली टेस्ट्स, टॉपिकल अंडरस्टैंडिंग, थीम वाइज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स, ये एंटायर फोकस होगा. ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन सॉल्विंग के बगैर प्रीलिम्स की हम बात भी नहीं कर सकते हैं. एंड दस टू दोज ऑफ यू जो थोड़े प्रीलिम्स को लेके अभी भी नर्वस हैं, जो ठीक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव रहेगा गो टू studyiq.com. वहाँ पे आप कोर्स डिलीवरेबल्स देखिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से अप्रोच, वो सारा आउटलाइन, वो विजन वहाँ पे आउटलाइन किया हुआ है. एंड देन व्हेन यू डिसाइड टू साइन अप, यूज द कोड BA live, बिकॉज उसके साथ मैं आपका एक पार्ट बन जाता हूँ इन योर प्रिपरेशन, और हम साथ जाके आपको हम विल गो अहेड एंड प्रिपेयर यू फॉर द प्रीलिम्स इन May 2024. राइट. Coming back to our discussion then, carbon markets. अभी let's go back to Paris Climate Agreement 2015. उसके अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें ध्यान रखने हैं, 6.2 और 6.4. आर्टिकल 6.2 एंड आर्टिकल 6.4. इन्होंने दर्शाया अ मैकेनिज्म फॉर कार्बन मार्केट्स. And the eventual goal was, as Paris Climate Agreement specifies it out, that the goal is to meet the larger target of keeping global warming within 2 degrees centigrade and obviously below 1.5 degree centigrade. और उसके लिए कार्बन मार्केट्स वाज अ मैकेनिज्म कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट कर सकोगे. ओके, सो दिस वाज इट. दिस वाज द इवेंचुअल जेनेसिस ऑफ इट. कहां से शुरुआत होती है? तो इसका एक तरीका जो हमने ढूंढा टू रिड्यूस द GHGs, द ग्रीन हाउस गैसेस, वो सारे हार्मफुल गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उनको लिमिट करने के लिए एक तरीका जो प्रपोज किया गया वाज पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एंड इंसेंटिवाइजिंग एमिशंस रिडक्शन. कि आप पॉजिटिवली आप उन कंपनीज को, उन इंडिविजुअल्स को, उन बॉडीज को आप इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो सारे स्टेप्स लें कि उनसे उनका एमिशंस घटे या एमिशंस का इफेक्ट घटे. उनमें से कोई एक करना पड़ेगा, या तो कॉज आप इफेक्ट करिए या फिर आप इफेक्ट को आप एड्रेस करिए. ओके, सो दिस इज डन थ्रू ट्रैकिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कार्बन. कार्बन मार्केट्स और कुछ नहीं है, यही आप ट्रेडिंग, ये आप इन सॉर्ट ऑफ कीपिंग एन ओवरवॉच ऑन कार्बन एमिशंस. एंड द इवेंचुअल गोल इज व्हाट? टू मीट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑब्लिगेशंस. ओके, सो लुक एट इट. दिस इज डन थ्रू ट्रैकिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कार्बन एंड यू आर यूजिंग द कार्बन एज अ कमोडिटी. उसके लिए आपने कार्बन मार्केट तैयार किया है. ओके, अब कार्बन मार्केट जब आप इतना समझ जाते हैं, then the rest should be easy because the mechanism is quite simple really. It is to do with demand and supply. जिनका डिमांड ज्यादा है टू एमिट, उनको एक शेयर चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए टू गो हेड एंड फुलफिल दैट डिमांड. ठीक है, अब हम समझते हैं. तो कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट, टूल्स टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस. आप एसेंशियली एमिशंस घटाने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे, उनको कहेंगे हम कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट मेजर्स. ओके,
So one carbon credit, tradable certificate representing the right to emit a certain amount, usually हम 1 metric ton मानते हैं, or an equivalent amount of different GHGs. Okay, so once you've understood कि हाँ भाई कार्बन क्रेडिट मुझे वो हक देता है ताकि मैं जाके एमिशन कर सकूं, जो भी मेरे नॉर्म्स हैं, जो भी मेरे गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है उसके अबव एंड बियॉन्ड. Okay, so countries or governments set carbon allowances or caps based on their targets for reducing emissions. जैसे कि भारत का है कि हम जाके फाइनली रिन्यूएबल्स की तरफ 45% हम बढ़ाएंगे बाय द ईयर 2030. ये भारत ने जाके अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में स्टेट किया है. ओके, सो अंडरस्टैंड इट सिंपली. नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर भारत ने कहा कि हम 45% ऑफ आवर एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे बाय द ईयर 2030, which means for that you are going to have to invest in renewables and at the same time bring down fossil fuels and at the same time bring down your emissions. Correct? तो देखिए, entities that reduce their emissions below these can sell their surplus as carbon credits. Think for an example, 2 companies. Okay, company A, company B. Now, company A का लिमिट है 100, कंपनी बी का टोटल लिमिट है 100. कंपनी ए ने सारा का सारा खर्च कर दिया, पर कंपनी बी के पास 25 कार्बन क्रेडिट्स बाकी हैं. व्हाट हैपेंस? ए जाके इन 25 कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा सो एज टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस. नेट क्या हुआ? नेट एमिशंस निकले सेम. आपने एक्स्ट्रा एमिट नहीं किया एंड एट द सेम टाइम जिसने एक्स्ट्रा एमिट किया उसे पैसे खर्चने पड़े. करेक्ट? So now let's go forward and understand the types of carbon markets. Now let's go back to the beginning, friends. हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 6 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 6 सब क्लॉज 4 इनको लेके एक तरीके से कंसेंसस नहीं बन पा रहा है. अगर आप देखेंगे COP 28 में एक शब्द नहीं लिखा गया फाइनल डॉक्यूमेंट में. करेक्ट? तो 2 तरह के होते हैं. एक होता है कंप्लायंस और रेगुलेटेड मार्केट, which means you are looking at larger scope of regulation. ये देखिए, okay, markets for carbon credits created by the need to comply with a regulatory act, governmental oversight वाला, and thus you find कि ये वाला जो compliance और regulated market है ये अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पाया है. क्यों भाई? क्योंकि रेगुलेशन के लिए आपको चाहिए कंसेंसस. इवेंचुअली ये इंटरनेशन या इंट्रा रीजन एक तरीके से ट्रेड काम करेगा, तो उसके लिए सारे नेशंस को अग्री करना चाहिए कि भाई बेसिक रूल्स क्या होंगे, बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा. उस पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है. और दूसरा है जो प्राइवेट बॉडी वाला है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी मार्केट. ये अब कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इवन गवर्नमेंट्स भी इसका पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इस वॉलंटरी मार्केट का अपना पार्ट है. ठीक है, पर काफी सारे कंट्रीज फॉर्मली इसका पार्ट नहीं है. पर कुछ कंट्रीज के कुछ कंपनीज इसके बहुत अच्छे से पार्ट है, आपस में ट्रेड करते हैं. पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम है नंबर 1 ऑडिट का, अकाउंटेबिलिटी का, कि इवेंचुअली आप जो यहां पे ट्रेड कर रहे हो दैट इज टू डू विथ एमिशंस, इट्स अ सर्टिफिकेट, एंड दस दैट बायलैटरल प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड बिफोर इट कैन गो ऑन टू अ मल्टीलैटरल लेवल. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं वॉलंटरी वाले मार्केट में. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड and look at the Indian state of carbon markets. तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया राइट नाउ इज डेवलपिंग द फ्रेमवर्क. अगर हम जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की. आप सबसे पहले इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हो एंड दस यू फाइंड कि वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वो अभी तक सेट किया जा रहा है. इट इज ऑन द रास्ता, जैसे हम कह सकते हैं. ओके, सो इंडिया इज एक्टिवली डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क. नाउ वी नो एट प्रेजेंट इंडिया ऑपरेट्स 2 मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम्स. ठीक है, हम दोनों को थोड़ा समझेंगे और साथ में हम देखेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इंडियन कार्बन मार्केट में. ओके, सो द फर्स्ट वन इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट सिस्टम, और दूसरा वाला को हम कहते हैं REC सिस्टम या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सिस्टम. ओके, टेंशन नहीं लेना है, आसान कॉन्सेप्ट्स है, बस थोड़ा सा ध्यान से हम फोकस करेंगे कि इवेंचुअली कौन सा सेक्टर को एड्रेस किया गया है. दोनों के दोनों मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, बस इतना आपने जानना है फिलहाल. नाउ लेट्स गेट
started with my perform, achieve and trade system. यहां पे देखिए, PAT system के अंदर you are looking at going ahead and giving the energy intensive sectors, targeting them. Okay, for example, you are looking at sectors like aluminum, paper and pulp, for example, cement, fertilizer, iron and steel, railways, thermal, right? जितने भी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है सर, फर्स्ट से सबसे पहले आप उनको फोकस कर रहे हो, ऑब्वियसली मेक सेंस, ठीक है। नाउ अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट सेट्स एनर्जी रिडक्शन गोल्स, दे आर नोन एज SECs। ओके, नाउ ये एक आपने अपर लिमिट सेट कर दिया, पर आपको इंसेंटिवाइज भी तो करना है। तो इंसेंटिवाइज कैसे कर रहे हैं आप? इफ अ कंपनी यूजेस लेस एनर्जी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देन इट कैन अर्न E-certs, okay, and then these E-certs they can be traded on power exchanges. Are you looking at it? It's called, say, a push towards the positive. आप उन सारे कंपनीज को जो सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं उनको एक पॉजिटिव पुश दे रहे हो कि वो जाके कार्बन एमिशंस में उनके रिडक्शन एफर्ट्स में थोड़ा सा एफर्ट दिखाएं, करेक्ट? दे ब्रिंग इन द सिस्टमिक चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड, राइट? नाउ सो दिस इज टू डू विद द हाई एनर्जी intensive sectors. Now let's look at the REC, the Renewable Energy Certificate. So now this operates under the RPO, the Renewable Purchase Obligation. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत जितने सारे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले, उनको कहा गया है कि एक सर्टेन आपका सेक्टर ऑफ और सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी गॉट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, सिंपल है कि अगर मान लीजिए कंपनी ABC है तो उसे कहा गया है कि अगर आप 100 वॉट्स, फॉर एग्जाम्पल 100 वॉट्स अगर जनरेट कर रहे हो तो 70 आप फॉसिल फ्यूल से ले सकते हो, पर 30 आपको रिन्यूएबल से लेना पड़ेगा। Thus you find that the renewable energy certificate operates under this, which is called as the RPO. So these certificates can be traded and then are intended to promote the renewable energy sources. So जो पैसा आ रहा है इससे उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में वापस लगा रहे हैं, टू क्रिएट कैपेसिटी, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, once when the RC is created तो 1 megawatt hour of energy is generated. Okay, and right now they are being traded on 2 platforms, the Indian Energy Exchange and the Power Exchange of India. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पैट सिस्टम के अंदर हाई एनर्जी सेक्टर्स और REC के अंदर ये लुकिंग एट दी पावर जनरेटर्स। Okay, those companies, those organizations that are generating power. Correct. अब ये जब हमने समझ लिया तब अब recent development समझने में हमें difficulty नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या देखा गया कि the Carbon Credit Trading Scheme CCTS ये जो है अभी recently notify किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, India's updated nationally determined contribution to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Okay, इसके अंतर्गत GHG एमिशंस का रिड्यूस करना है हमें इंटेंसिटी बाय 45% इन द नेक्स्ट 7 years, जिसके बाद भारत ने एक अमेंडमेंट लाया, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें क्या हुआ भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को वो हक दिया कि हम जाके कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे, और 10 उसके अंतर्गत अब देखा जा रहा है कि CCTS was notified. ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड करेगा फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट। देखिए कैसे सिक्वेंशियली चीजें मूव करती हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट यू हैव टू गो हेड एंड ट्रेस क्रोनोलॉजिकली। कभी भी पॉलिसी समझना हो रूट से समझिए हमेशा। सो दिस इज वेर इट ऑल कम्स फ्रॉम। अब इसका भी अगर आप पहले जाना चाहते हो देन यू हैव टू गो हेड एंड लुक एट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वहां से सब शुरू हुआ था। उसके पहले जाना चाहते हो तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म 1997 अगर आपने पढ़ा होगा, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। ओके, सो CCTS वाज नोटिफाइड इन जून। इसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटर। ये अभी बहुत सारी मीटिंग्स कर रही है, कंसल्टेशंस कर रही है, ताकि इंडियन कार्बन मार्केट तैयार हो सके। ओके, अगर मैं इसके CCTS के बारे में 2-3 चीजें आपको और बता दूं, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट द CCTS, चलिए मैं आपको थ्रू लेट्स डू दिस विल बी प्रॉपर। ओके, let's go ahead and look at few other additional points related to CCTS. तो जैसे हमने देखा PAT स्कीम, परफॉर्मेंस एनालाइज ट्रेड स्कीम। ओके,
CCTS जो है वो पैट स्कीम का ही एक तरीके से एक्सटेंशन मानिए आप। कैसे? देखिए, पैट के अंदर जो हमें फाइनली हमने डिसाइड किया था कि पैट के अंदर you are looking at energy efficiency targets. Now they are going to be measured in per ton of oil equivalent. ठीक है, यहां पे per ton of oil equivalent के अंतर्गत आप अपने एमिशन टारगेट्स मेजर कर रहे थे। CCTS के अंदर इसको चेंज करके कर दिया गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस से रिलेटेड। You see how goals are being aligned to meet common objectives. Correct? Now you're looking at the CCTS, which would broadly cover कौन से, ठीक है, कौन से gases for example इसके पार्ट होंगे। तो you will see कि it covers carbon dioxide emissions and perfluorocarbons that are emitted from aluminum smelting. Okay, carbon dioxide emissions और perfluorocarbons specifically from aluminum smelting. Okay, अगर आप एनालाइज करोगे तो ये बहुत सिमिलर है, एज सिमिलर टू से द यूरोपियन ट्रेडिंग सिस्टम जो यूरोपियन यूनियन में चलता है, वहां पे भी ये सेम क्राइटेरिया रखा गया है। अब आप कहेंगे व्हाई नॉट द अदर गैसेस? अदर गैसेस ने क्या गलती की है? भाई एक बात है कि आपको उनका टू गो हेड एंड एनालाइज देम, उनको अगर मेजर करने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ता है वो थोड़ा ज्यादा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहता है। तो इनिशियल फोकस इन दोनों पे है। ओके, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर अभी आप देखिए कंप्लायंस में भी चेंजेस की गई हैं। फॉर एग्जांपल CCTS के अंदर हर कंपनी को ईयरली बेसिस पे एक रिपोर्ट फाइल करना है। पैट स्कीम के अंदर ये टाइम पीरियड 3 इयर्स है। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज गोइंग अहेड एंड इंप्रूविंग योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो बाय द वे स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट पॉइंट रहता है जब भी कोई आंसर एक्सप्लेन करना होता है। करेक्ट? एंड फाइनली यू आर लुकिंग एट द इंडियन कार्बन मार्केट। वेरी क्विकली फ्रेंड्स, इंडियन कार्बन मार्केट अनलाइक से योर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में आप देखते हैं कि वहां पे कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट बता दिया जाएगा और उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो यू विल हैव टू गो एंड बाय। ओके, बट इंडिया के केस में जो अपेक्षित है दैट इज दैट वी विल हैव अ बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम, जहां पे कि बेसलाइन एमिशंस डिसाइड होंगी पर टन प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ओके, एक बेसलाइन एमिशन से एक बेसलाइन क्राइटेरिया आप तैयार कर दोगे और वहां से अगर आप डेविएशन करते हो तो आपको कार्बन ट्रेड के थ्रू या कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू ही कर सकते हैं आप। ओके, सो इन द इंडियन केस यू आर लुकिंग एट बेसलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, सो दीज आर द मेजर चेंजेस or say the comparative analysis of what the Indian carbon market would look like as compared to the other carbon markets globally, right? So this was the Indian carbon markets discussion. Coming back to from where I began the whole discussion, friends, कि COP28 साइलेंट रहा इस पूरे कार्बन मार्केट्स को लेकर। क्रूशली अगर आपने कोई भी न्यूज एनालिसिस, कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फैकल्टी हैं जो बोल रहे हैं उन्होंने कभी कार्बन क्रेडिट से कार्बन ट्रेडिंग को छुआ भी नहीं होगा एज अ सब्जेक्ट। Why again? Because, well, he's only echoing what happened in the final outcome document. And now you understand why. The problem is of consensus. Consensus on the mechanism, consensus on how the power is to be shared, okay, the decision making. कितने सारे इसके issues होते हैं जब भी आप ट्रेड की बात करते हो और जब आप रियलाइज कर रहे हो कि this is not just to do with trade but also to do with the environment. Correct? And thus accountability needs to be of a higher level. Thus Article 6.2 and 6.4 will be keenly watched in say COP29 at Azerbaijan. Okay? Right, my friends? Very quickly, इसका आप जवाब छोड़ देंगे मेरे लिए आंसर बॉक्स में। Statement 1, there is no government regulated carbon market in India. Statement 2, Bureau of Energy Efficiency is the administrator for Indian carbon market. Statement 3, CCTS involves Power Ministry and MOEFCC. And Statement 4, Bureau of Energy Efficiency, BEE, is a statutory body under Ministry of Power. Identify the incorrect statements. Go ahead and let me know your answers in the comment box.